हेलो गाइस, वेलकम टू द कॉन्सेप्चुअल्स। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 वाइंडिंग इन शाफ्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मतलब कि रेगुलेशंस पे आने से पहले सबसे पहले तो हम देख लें वाइंडिंग इक्विपमेंट्स, जो कि इनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस क्योंकि पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर हम वाइंडिंग के इक्विपमेंट्स की बात करें, ठीक है, तो वाइंडिंग में इक्विपमेंट्स कौन कौन से होते हैं। जैसे कि एक टावर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टील या फिर कंक्रीट का बना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हेड गियर बोलते हैं। ठीक है, वाइंडिंग रोप्स का इस्तेमाल होता है। अटैचमेंट हेड गियर्स होते हैं, मतलब कि हेड गियर और केज के बीच में कुछ अटैचमेंट्स का यूज होता है ना। जैसे कि केज चेन्स हो गए, रोप कैपल हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट हो गया, ये कुछ अटैचमेंट्स वगैरह भी इस्तेमाल किए जाते हैं। हेड गियर पुली लगा होता है। वाइंडिंग होता है, स्टीम इंजन या फिर इलेक्ट्रिक मोटर होता है, ठीक है, जो कि कंट्रोल करने के, और उसके साथ ही कुछ बहुत सारे कंट्रोलिंग ऑपरेटर्स जैसे कि ब्रेक्स, क्लचेस, इनका भी इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है। केजेस को जो है तो ऊपर नीचे आते जाते टाइम में जो है तो एसेंट और डिसेंट के टाइम, ऊपर नीचे आने जाने के टाइम पर केजेस को गाइड करने के लिए गाइड रोप्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं तो बेसिकली वाइंडिंग इक्विपमेंट्स में आ जाते हैं। ठीक है, अब हम पर्टिकुलरली अगर हेड गियर की बात करें तो हेड गियर कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, ये इसके फ्रंट लेग्स होते हैं, यहाँ पे ये मेन लेग्स कहलाते हैं, और ये वाला जो होता है इसको बैक लेग कहा जाता है। ठीक है, इस पे सीढ़ियाँ होती हैं ऊपर नीचे आने जाने के लिए। ये आपका हेड गियर पुली है। ठीक है, ये हेड गियर पुली है, और यहाँ पर क्या लगा होता है, डिटैचिंग बेल लगा होता है। ठीक है, अब इनके बीच की भी दूरी कुछ होती है, जो कि हम देखेंगे कि कितनी दूरी पर लगे होने चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हेड गियर किस चीज़ का बना होगा। हेड गियर या तो स्टील का या फिर कंक्रीट का होता है, और ये शाफ्ट के माउथ पे बना होता है। मतलब कि ये आपका अगर शाफ्ट है तो शाफ्ट के जस्ट ऊपर माउथ पे हेड गियर आपका बना होता है। ठीक है, अब हेड गियर का काम क्या क्या होता है। हेड गियर बेसिकली सपोर्ट करने का काम करता है। ये हेड गियर पुलिस को सपोर्ट करता है। जो होस्टिंग रोप्स है, जो रोप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है केज को अंदर बाहर ले जाने के लिए, उनके वेट को ये जो है तो सपोर्ट करता है। उनका जो वजन होता है, केजेस को जो केज यूज होते हैं उनको सपोर्ट करता है, गाइड को सपोर्ट करता है। ठीक है, दूसरा काम क्या होता है इसका, एक तो सपोर्टिंग का काम ये हो गया, दूसरा काम इसका हो जाता है टू गाइड द केज टू बैंकिंग लेवल। केज को बैंकिंग लेवल तक लाना। बैंकिंग लेवल मतलब कि ये डेकिंग लेवल या बैंकिंग लेवल बोल दो इसको, यहाँ पर केज को लाने की में मदद करता है। ठीक है, और ये डेड और लाइव लोड्स को विथस्टैंड करता है, या फिर विंड प्रेशर को विथस्टैंड करता है। विथस्टैंड मतलब कि झेलता है। डेड और लाइव लोड्स क्या होते हैं। डेड लोड्स की अगर हम बात करें तो डेड लोड्स ऐसे लोड्स होते हैं जो कि बेसिकली कांस्टेंट होते हैं, मतलब कि ये कभी चेंज नहीं होते, है ना, और इनको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ऐसे लोड जो मतलब कि हेड गियर पे भाई लोड तो आएगा, है ना, अब चाहे वो रोप का हो, केज का हो, या फिर पुली का हो। ठीक है, तो इनके कारण जो लोड आता है हेड गियर पे, उसमें से कुछ लोड्स ऐसे होते हैं जो कि कांस्टेंट होते हैं, मतलब वो लोड फिक्स है कि इतना ही लोड डालेंगे वो हेड गियर पे, तो उनको हम डेड लोड्स बोल देते हैं। लाइव लोड्स किसे बोलते हैं, जैसे कि कुछ लोड्स ऐसे हो गए जो कि समय समय पे चेंज होते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि रोप का लोड जो है, जो रोप के कारण, जो रस्से के कारण जो लोड आएगा, वो लोड कैसा होता है, वो रोप के लेंथ पे डिपेंड करता है। रोप का लेंथ जितना ज़्यादा होगा लोड उतना ज़्यादा होगा, है ना, और रोप का लेंथ जितना कम होगा, क्योंकि बाकी का रोप तो जाके ड्रम में जो है तो वाइंड हो जाएगा, तो लेंथ कम है तो मतलब कि लोड भी कम है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है तो दूसरा और किस लाइव लोड्स में और क्या जाता है, केज का एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन, मतलब कि केज कितना तेजी से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये सब लाइव लोड्स के एग्जाम्पल है। हेड गियर में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये देख लेते हैं। इसमें 2 वर्टिकल मेन लेग्स होते हैं और 2 इंक्लाइंड बैक लेग्स होते हैं। ठीक है, हेड गियर की हाइट, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि हेड गियर की हाइट किस पे डिसाइड होती है, किस चीज़ पे डिपेंड करती है। पहली चीज़ तो नंबर ऑफ डेक्स ऑन अ केज। ठीक है, एक केज में जितने नंबर ऑफ डेकिंग लेवल्स होते हैं उस पर डिपेंड करता है। बैंकिंग लेवल पे डिपेंड करता है, या फिर स्किप मतलब कि केज की जगह कहीं कहीं पर वाइंडिंग्स में स्किप का इस्तेमाल किया जाता है, टप जैसा होता है ये।
मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो इनका डिस्चार्जिंग पॉइंट कहाँ पर है, इस पे भी हेड गियर की हाइट जो है तो डिपेंड करती है, पिट टॉप के लेआउट पे डिपेंड करती है और शाफ्ट के डेप्थ पे भी डिपेंड करती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। अब डिटैचिंग प्लेट या फिर डिटैचिंग बेल है वो डेकिंग लेवल से कितना ऊपर लगा होगा, है ना, डेकिंग लेवल से कितना ऊपर लगा होगा। भाई आपने हेड गियर अभी देखा, ये देखिए आपका हेड गियर है ना, ये आपका हेड गियर है। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ, मान लीजिए डिटैचिंग प्लेट लगा हुआ है और यहाँ पे आपका क्या है, डेकिंग लेवल है, जस्ट सपोज, है ना, ये डेकिंग लेवल है। तो इनके बीच की जो दूरी है वो आखिर कितनी होगी, है ना, इनके बीच की दूरी जो है तो आखिर कितनी होगी, ये बेसिकली यहाँ पे पूछ रहा है, मतलब कि बता रहा है, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी किसके बराबर होगी, जो केज की ओवरऑल हाइट है, केज या फिर जो स्किप की जो भी आप यूज कर रहे हो, इनकी जो ओवरऑल हाइट है मतलब टोटल हाइट प्लस जो केज के चेन्स और सस्पेंशन गियर की जो लंबाई है, ठीक है, वो उसके साथ ही 3 से 7 मीटर का जो मार्जिन है वो आप देंगे, है ना। तो टोटल जो होता है वही क्या कहलाएगा आपका, हेलो आवाज नहीं आ रही। तो बेसिकली हमारा जो इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि जो लेवल ऑफ मतलब कि डिटैचिंग बेल और डिटैचिंग प्लेट या जो भी बोल लो और डेकिंग लेवल के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, वो 3 चीजें होंगी यहाँ। एक तो केज की हाइट, मान लो केज की हाइट है 2 मीटर, 2 मीटर केज की हाइट है, प्लस के जो सस्पेंशन केज चेन्स और सस्पेंशन गियर की जो लेंथ है वो मान लो है 10 मीटर, ठीक है। और प्लस आप मान लीजिए इसमें मार्जिन अगर लेना चाह रहे हैं तो कितने मीटर का मार्जिन ले लीजिए आप, मतलब कि 5 मीटर का मार्जिन ले लीजिए। तो टोटल कितना हो गया, 5 5 10 15 2 17, तो 17 मीटर जो है तो इनके बीच का गैप होना चाहिए, ठीक है। अब हेडगियर पुलिस की हाइट जो है वो डिटैचिंग प्लेट से कितना ऊपर होनी चाहिए, 3 मीटर, ठीक है। डिटैचिंग प्लेट और हेडगियर पुली के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, 3 मीटर होना चाहिए, ठीक है। और हाँ, माइंस में कहीं पर भी अगर हेडगियर बनाया जा रहा है तो लकड़ी के हेडगियर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये एक हेडगियर है, ठीक है, और ये आपका वाइंडिंग ड्रम हो जाता है, ठीक है। और ये देखिए ये आपका साइड में क्या होता है, फ्लेंच होता है, आपने देखा होगा ऐसे, ताकि रस्सी जो है फिसल के नीचे न जाए, इसलिए इस तरीके का साइड में उठा हुआ पोर्शन रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेंच, है ना। और इंग्लिश की बुक में फ्लेंजेस लिखा हुआ है, तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा इस चीज को क्या बोला जाता है। ये आपका हेडगियर पूरी हो गया, यहाँ से आपका केज जाता है अंदर, ठीक है, और यहाँ से एक से अंदर जाएगा तो दूसरे से बाहर की तरफ आता है केज के। 2 हेडगियर पुलिस यहाँ पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हेडगियर पुली की बात करते हैं। तो हेडगियर पुली का डाया कितना होगा, ठीक है। इसका डाया इतना होना चाहिए कि बेंडिंग स्ट्रेस जो है वाइंडिंग रोप पे उसको मिनिमाइज किया जा सके, ठीक है। वाइंडिंग रोप जो है भाई, ये देखो ये आपका पुली है, ठीक है, ये आपका पुली है। अब रस्सी यहाँ से आएगी और यहाँ से ऐसे नीचे जाएगी। अगर छोटा है साइज का, पुली का साइज छोटा है तो बेंडिंग का स्ट्रेस यहाँ पे इस पॉइंट पे ज़्यादा होगा रस्से पे, लेकिन अगर आप यही साइज बड़ा कर दीजिए तो ये बढ़िया आराम से ऐसे जाएगा, ऐसे यहाँ पे सपोर्टेड रहेगा। तो बेंडिंग के लिए इतना बड़ा एरिया इसको मिल रहा है, तो इसमें रोप की लाइफ भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसमें बेंडिंग का जो स्ट्रेस है वो भी बहुत कम रहता है, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे हमें हेडगियर पुली का डाया भी ध्यान में रखना चाहिए कि आखिर कितना होना चाहिए। तो जनरली ये कहा जाता है कि जो वाइंडिंग रोप का डाया है, जो भी रोप आप यूज कर रहे हो उसका जो भी डाया है उसके डाया से 100 गुना
बड़ा डाया किसका होना चाहिए, कम से कम 100 गुना बड़ा डाया होना चाहिए, वो हेड गियर पुली का होना चाहिए। अब ऐसे हेड गियर पुली जिनका डाया 2.5 मीटर से ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो उस हेड गियर पुली को आप 2 टुकड़ों में बनाओगे, मतलब कि बीच से ऐसे काट दो, और इनको जब जोड़ो तो बाकायदा नट बोल्ट लगा के ऐसे जोड़ दो, ठीक है। तो इस तरीके से, तो क्या ध्यान में रखना है कि 2.5 मीटर से ज्यादा का डाया अगर हो जाता है हेड गियर पुली का, तो उस केस में उसे हम 2 टुकड़े में बनाते हैं और उनको बोल्टिंग करके इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब डाया ऑफ ग्रूव्स की बात करते हैं, खांचा, ठीक है। अब भाई देखो, कुएं में से कभी पानी भरे होगे, है ना, तो अगर देखे होगे, भरे तो नहीं होगे तो कोई बात नहीं, देखे भी होगे कि भाई अगर क्या हो रहा है वहां पर, जो पुली का इस्तेमाल किया जाता है ना, रस्सी को एक पुली में हम फंसा देते हैं, वहां से बाल्टी नीचे जाती है, तो रस्सी फंसी रहती है जिस खांचे में, उस पुली के जिस खांचे में फंसी रहती है उसको ग्रूव्स कहा जाता है, ठीक है। तो ग्रूव का डाया कितना होना चाहिए, भाई ग्रूव का भी डाया ध्यान में रखना है हमें ना। अगर ग्रूव का डाया कम हुआ और रस्से का डाया ज्यादा हो गया तो ग्रूव में तो वो खांचे में तो वो फिट ही नहीं बैठेगा, है ना। तो ग्रूव का डाया कितना होना चाहिए, उनका डाया होना चाहिए रोप डाया से 110% होना चाहिए अगर आप स्ट्रैंडेड रोप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप नॉन स्ट्रैंडेड मतलब कि लॉक्ड कॉइल रोप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस केस में रोप डाया का 105% होना चाहिए। रोप मतलब कि ग्रूव्स का डाया इस तरीके से होना चाहिए कि जो रोप है, जो रस्सा है, उसका जो कांटेक्ट है ग्रूव्स के साथ, है ना, जो खांचे में उसका कांटेक्ट वाला सरफेस है, भाई ये देखो इस तरीके से खांचा होगा, है ना। अब इसमें बीच में ये रस्सा इस तरीके से बैठा होगा। अब रस्से का जो कांटेक्ट वाला पोर्शन है, ठीक है, रस्से का जो कांटेक्ट वाला पोर्शन है वो कम से कम 1/3 पोर्शन, 1/2 पोर्शन सरकमफ्रेंस का उसके जो है तो इससे कांटेक्ट बनाकर रखे, ठीक है। अब सरकमफ्रेंस का मतलब मुझे मतलब हिंदी में नहीं पता क्या बोलते हैं, ठीक है, किसी और को पता हो तो बता सकते हो। क्यों, सही कहा ना, नहीं कहा, ठीक। चलो आगे देखते हैं। फ्लीट एंगल, देखो फ्लीट एंगल कभी भी 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा हो जाता है फ्लीट एंगल तो उससे क्या नुकसान होते हैं कि ज्यादा फ्लीट एंगल के कारण रोप में वियर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, मतलब कि उसमें चीड़-फाड़ होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, कटने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, या फिर आपका पुली को भी नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है। तो ज्यादा फ्लीट एंगल रखने के घाटे हैं, इसीलिए हम फ्लीट एंगल के बारे में हमें रेगुलेशन में भी दिया हुआ है। अब अगर कोप वाइंडर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोप वाइंडर्स किसे कहा जाता है, फ्रिक्शन वाइंडर्स को ही कोप वाइंडर्स कहा जाता है। तो कोप वाइंडर्स में फ्लीट एंगल की जरूरत नहीं होती, क्यों, क्योंकि वहां पे जो पुली होती है, हेड गियर पुली होती है, ये पुली एक दूसरे के नीचे होती हैं, ठीक है, जस्ट वर्टिकली एक दूसरे के नीचे तो नहीं होती, आगे पीछे थोड़ा सा होती है ना, लेकिन हाँ एक दूसरे के नीचे होती हैं। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे हमें फ्लीट एंगल देने की जरूरत ही नहीं पड़ती है पुली में, मतलब कि फ्रिक्शन वाइंडर्स में। अब चलिए बात करते हैं केजेस की। तो हमने क्या क्या देख लिया, हेड गियर पुली, हेड गियर देख लिया, हेड गियर पुली देख लिया, और अब केजेस के बारे में देखेंगे। केज, द केज, अब केज क्या होता है, ये एक टाइप का लिफ्ट होता है जो कि वाइंडिंग रोप की मदद से दोनों साइड क्या होता है, सस्पेंडेड होता है ना। ये टाइप से हो गया आपका वाइंडिंग रोप की मदद से एक ये केज यहाँ पे लटक रहा होता है, ठीक है, और यहाँ पे कोई दूसरा केज लटक रहा होगा। जब एक नीचे जाता है तो दूसरा ऊपर आता है, ठीक है। तो इस तरीके से दो जो है तो ऐसा कह सकते हैं आप, ठीक, या फिर एक ही ड्रम में दोनों लगे हो सकते हैं, एक ही ड्रम में दोनों लगे हो सकते हैं। तो जब एक मतलब कि जब एक का रस्सा ये खींचेगा ड्रम तो दूसरे का रस्सा ऑटोमेटिकली खुल के नीचे जाएगा। तो इस तरीके से केज का इस्तेमाल किया जाता है। केज जो है तो क्या करता है, ये माइन कार्स या फिर टब्स को
बाहर गिरने से बचाता है। ठीक है, कैसे बचाता है? क्योंकि इसमें कैचेस लगे होते हैं, है ना। जैसा कि आपने ट्रेन, मालगाड़ी वगैरह में शायद कहीं पर देखा होगा कि बड़े बड़े जो चीज़ों को क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट किया जाता है ना। बड़े बड़े मटेरियल्स को, जब बहुत बड़ी मशीनें होती हैं उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं, तो ये जो ट्रॉली होती है ना, ट्रेन्स का ये जो ट्रॉली एकदम फ्लैट सरफेस होता है, उस पे ऐसे छोटे छोटे क्या प्रोवाइड करा देते हैं, कैचेस प्रोवाइड करा देते हैं, ताकि चैन की मदद से उस बड़े से सामान को क्या कर सके, बांधा जा सके, है ना। तो ये चीजें जो है तो इनको कैचेस कहा जाता है। ये जो छोटे छोटे हम गुट्टे प्रोवाइड कराते हैं, बोल्ट लगा देते हैं, वेल्डिंग करके कुछ भी लगा देते हैं ना, ताकि चेन की मदद से बांधा जा सके। ये जो है तो केज के फ्लोर पे यहाँ पे हम कैचेस प्रोवाइड कराते हैं। रूफ में हम कैसा लगा रखते हैं, रूफ जो है तो रूफ बहुत ही मतलब कि रिमूवेबल रूफ होता है ना। कि मान लो मतलब डोर्स और रूफ ऐसे होते हैं कि रिमूवेबल होते हैं। रिमूवेबल क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें टिम्बर या फिर रेल्स का भी कभी कोई लंबे लंबे लकड़ी वगैरह का अपन क्या करते हैं, अंदर ले जाना होता है, माइंस के बाहर लाना होता है। तो भाई वो तो इतनी लंबाई है कि केज के बाहर जा रहा है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसमें बाकायदा क्या प्रोवाइड करा देते हैं, रिमूवेबल डोर्स और केजेस प्रोवाइड करा देते हैं, ताकि कोई भी चीज़ को आसानी से रख के ले जाया जा सके। और इनको बाकायदा हम बांध के फिर उसमें रखते हैं केज में। हिंज्ड का मतलब क्या होता है? हिंज्ड का मतलब होता है कि बाकायदा आपने क्या करके फ्रेमिंग प्रोवाइड करा के रखी है जो कि टूटेगी नहीं। ठीक है। अब केज, ऐसे केज जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टब आ सकता है। भाई केज का इस्तेमाल मैन बाइंडिंग के अलावा टब्स का ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी किया जाता है। तो ऐसे केज जिसमें एक ही टब आ सकता है उसको सिंगल केज कहा जाता है, और ऐसे केज जिसमें दो टब आ सकते हैं उनको टैंडम केजेस कहा जाता है। ठीक है, ये चीजें भी आप याद में रख सकते हैं। हाँ, तो अब केज अटैचमेंट्स टू वाइंडिंग रोप। वाइंडिंग रोप में क्या क्या केज के अटैचमेंट्स होते हैं? ठीक है, अगर चार केज देखो, अब अगर सिंगल केज का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ चार ठो केज चेन्स का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपका टैंडम केज है तो उस केस में 6 ठो केज चेन्स का इस्तेमाल करेंगे। आप एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट भी लगाते हैं, ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट, उसी के साथ क्या कनेक्टेड रहता है, सेफ्टी डिटैचिंग हुक कनेक्टेड रहता है, जो कि डी लिंक की मदद से या फिर बुल चेन्स की मदद से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, जो डिटैचिंग हुक होता है उसे रोप कैपल में अटैच कर दिया जाता है। ठीक है, अब रोप कैपल जो है तो कौन टाइप कैपल भी हो सकता है या फिर रिलायंस कैपल भी हो सकता है। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके का आपका होता है ना। ये रहा आपका केज का रूफ। ठीक है, अब केज के रूफ में क्या लगे हैं, ये चेन लगे हैं। चेन किससे अटैच है, ये ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट से अटैच्ड है, और ये डी लिंक की मदद से किससे अटैच्ड है, बुल चेन से। फिर बुल चेन जो है डी लिंक की मदद से डिटैचिंग हुक से अटैच है, और डिटैचिंग हुक डी लिंक की मदद से रोप कैपल में अटैच्ड है। ठीक है, तो ये सारी पार्ट्स होते हैं किसके, सस्पेंशन गियर के, और ये पूरा कंबाइन होके क्या बनाता है, सस्पेंशन गियर बनाता है। अब आप क्या देख पा रहे हो यहाँ पे, ये आपका क्या है, ये आपका डिटैचिंग हुक है। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है, ये बेसिकली ये अंदर चला जाता है पोर्शन, है ना। जैसे ही आपका डिटैचिंग बेल क्या होता है, एक छोटा सा होल होता है हेड गियर पुली में, है ना। ऐसी बड़ी सी प्लेट होती है, डिटैचिंग प्लेट भी कहा जाता है। उस प्लेट में एक छोटा सा होल कर दिया जाता है, और इस होल का डाया इतना बड़ा, इस होल का इतना बड़ा होता है कि इतना हिस्सा तो आराम से निकल जाएगा, यहाँ तक का हिस्सा तो आराम से निकल जाएगा इस होल में से। लेकिन जब ये वाला हिस्सा आएगा तो ये क्या होता है, ये नहीं निकलता है। तो ये पोर्शन क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं अंदर की तरफ। दब जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, यहाँ से डीलिंग की मदद से जो कनेक्टेड रहता है रिलायंस कैपल से डिटैचिंग हुक, तो ये क्या होता है, ये पोर्शन आ जाता है बाहर की तरफ। ठीक है, ये पोर्शन आ जाता है बाहर की तरफ, तो यहाँ से डीलिंग क्या हो जाता है, बाहर की तरफ निकल जाता है। ठीक है, तो ये इसकी पूरी प्रोसेस होती है। यहाँ पे एक, अब इस सब चीज को पूरा थाम के कौन रखता है, कॉपर का एक बोल्ट होता है जिसे किंग बोल्ट कहा जाता है। ठीक है, वो इस पूरी चीज को संभाल के रखता है ना। ये आपका क्या है, रिलायंस कैपल। थोड़ा स्लो चल रहा है कंप्यूटर।
ये आपके सिंगल लिंक्ड चेन्स, ये आपका ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट हो गया, ठीक है। और ये आपका किंग बोल्ट हो गया जो कि कॉपर का बना होता है ना, डिटैचिंग हुक में लगा होता है ये। अब ये देखिए ये आपका बेल प्लेट, ये आपका क्या है, बेल प्लेट है। यहाँ से ये जाता है ऊपर की तरफ। ये आपके सेफ्टी, जिन्हें सेफ्टी कैचेस भी कहा जाता है, ये आपके सेफ्टी, ठीक है। तो ये भी क्या करते हैं, जब मान लो आपका बहुत ओवरवाइंड के केस में क्या होता है कि भाई अब यहाँ पे तो चला गया, ठीक है, केज यहाँ तक पहुँच गया। अब केज जब यहाँ तक पहुँच जाता है तो क्या हो जाता है कि भाई केज जैसे डिटैचिंग डिटैच होता है तो पहले तो यहाँ पे अटकना चाहिए, ठीक है, यहीं पे अटक जाता है आपका केज। अगर इन केस डिटैचिंग हुक फेल हुआ, नहीं रोक पाया केज को नीचे आने से, तो उस केस में ये आपके सेफ्टी डॉग्स लगे होते हैं। ये क्या करते हैं, ये केज ये ऊपर की तरफ निकले रहते हैं तो ये केज को रोक लेते हैं। लेकिन जब केज, अब आप सर केज यहाँ से ऊपर कैसे जाता होगा, तो भाई केज यहाँ से ऊपर कैसे जाता है, जब ये ऊपर जाता है केज तो उस समय ये क्या हो जाती है, ये अंदर की तरफ दब जाते हैं, ये अंदर की तरफ दब जाते हैं। लेकिन जब केज नीचे, और जैसे ही केज निकल जाता है तो ये वापस से ऐसे ही खुल जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये सब तो मैं यूट्यूब पे भी डाला था फोटोज। डिटैचिंग हुक की बात करते हैं। ये जो डिटैचिंग हुक जो है जस्ट रोप कैपल जो होता है आपका, या फिर रिलायंस कैपल, उसके जस्ट नीचे लगा होता है। ये एक टाइप का सेफ्टी डिवाइस है जो कि ओवरवाइंड होने से रोकने में मदद करता है, ठीक है। इसका मेन पर्पस ये है कि जो केज है, जो भी उसकी मदद से सस्पेंडेड है हेड गियर में, तो अगर कभी ओवरवाइंड होता है, ठीक है, तो उस केस में ये क्या करता है, रोप को वहां से छोड़ देता है ताकि जो रोप हेड गियर में, हेड गियर पुली के पास चला जाए और केज को वहीं के वहीं रोकने में मदद करता है। डिटैचिंग हुक जो है वर्टिकल शाफ्ट्स में ही यूज होता है और जिनमें कि ड्रम वाइंडर्स लगे होते हैं। डिटैचिंग हुक सिर्फ और सिर्फ ऐसे वर्टिकल शाफ्ट्स में यूज होगा जिनमें कि ड्रम वाइंडर्स लगे होते हैं। इन्हें फ्रिक्शन वाइंडर्स में हम यूज नहीं करते हैं, या फिर कोप वाइंडर्स बोलते हैं फ्रिक्शन वाइंडर्स को, ठीक है। अब ये बेसिकली डिटैचिंग हुक दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला टाइप हम देखते हैं, एक तो होता है आर्मरोड डिटैचिंग सेफ्टी हुक। ये बेसिकली, इसको तो मैंने नहीं देखा है, ठीक है। ये कुछ इस टाइप का दिखता है। दो प्लेट्स होती हैं, एक ये प्लेट हो गई, एक ये प्लेट हो गई, और ये देखो ये दोनों प्लेट्स आपस में इस तरीके से अटैच्ड होती हैं कि इसका ये जो यू वाला पोर्शन है, ये जब अटैच होता है तो यहाँ पे होता है ना, और यहाँ पे डीलिंग की मदद से हम क्या करते हैं, अटैचमेंट कर देते हैं ऊपर भी, और ऊपर भी डीलिंग की मदद से नीचे अटैच्ड होता है, ठीक है। ऊपर रिलायंस कैपल और नीचे बुल चैन, ठीक। अब तो ये कुछ ऐसा दिखता है ना, लेकिन जब ओवरवाइंड होता है, अब ये कुछ ऐसा, जब ओवरवाइंड होता है तो ये पोर्शन क्या होता है, अंदर की तरफ दबता है, ठीक है। जैसे डिटैचिंग बेल की तरफ, डिटैचिंग बेल से ये क्या होगा, क्रॉस करेगा, तो इतना हिस्सा तो आसानी से निकल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे ये हिस्सा क्या होगा, अंदर की तरफ दबता जाएगा। जब ये अंदर की तरफ दबता है तो क्या होता है, ये वाला हिस्सा क्या होता है, बाहर की तरफ आ जाता है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या होता है, ऐसे ही रखड़ जाता है, पसर जाता है, इसके ऊपर, डिटैचिंग बेल के ऊपर, ठीक, इसके ऊपर रख जाएगा। और यहीं पे क्या होता है, मतलब कि ये दोनों क्या हो जाता है, सेम डायरेक्शन में आ जाता है, ये यू वाला पोर्शन और इस वाले का यू वाला पोर्शन दोनों का सेम आ जाता है, तो ये आपका डीलिंक जो है यहाँ से निकल जाता है और ये यहीं पे अटक जाएगा, और नीचे का तो पोर्शन इसके साथ जुड़ा हुआ ही है, ठीक है। तो ये आर्मरोड हो गया। अब आता है किंग डिटैचिंग सेफ्टी हुक, जिसका मैंने अभी फोटो दिखाया था। ये कुछ इस तरीके से काम करता है। ये देखो ये पोर्शन अंदर की तरफ दबता है ना, अंदर की तरफ दबता है तो यहाँ से ये डीलिंग के निकलने के लिए रास्ता बन जाता है, और नीचे यहाँ दो चीजें और निकलती हैं जो कि क्या करती हैं, इसको यहाँ पर डिटैचिंग बेल के ऊपर ही अटकाने की कोशिश करती हैं। अगर नहीं अटकता है, इनकी मदद से अगर नहीं अटक, तो आपका केज जाके किस पे अटकेगा, फिर सेफ्टी हुक्स पे जाके अटक जाएगा, ठीक है, सॉरी सेफ्टी डॉग्स पे अटक जाएगा। ये देखिए हम सेफ्टी कैचेस की बात कर रहे हैं, तो ये आपके सेफ्टी डॉग्स हो गए, ठीक है, ये आपके सेफ्टी डॉग्स हो गए जिनका इस्तेमाल हम करते हैं। एक होता है रोप सॉकेट। रोप सॉकेट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, रोप सॉकेट बेसिकली अगर आपका लैगिंग ज्यादा हो रहा है रस्ते में, है ना भाई, रस्सा अगर देखो, एक तो दो खंभों के बीच में अगर रस्सी बांध के रखे हो
तो एक तो एकदम सीधा होगा, लेकिन अपनी वजन के कारण ये कुछ तो ऐसा हल्का सा बेंड होगा। तो ठीक है, हल्का फुल्का बेंड होता है, हम उतना मैनेज कर लेते हैं, हमारी कैलकुलेशन उस हिसाब से रहती है कि ठीक है इतना तो चलता है। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा हो गया तो इसके कारण क्या हो सकता है भाई, पुली में से रोप नीचे गिर सकता है, ठीक है, झटके लग सकते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। ये लैगिंग ज्यादा ना हो, या फिर अगर होता है तो उस केस में आपका वाइंडिंग इंजन बंद हो जाए, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, रोप सॉकेट यूज करते हैं। ये एक टाइप का सिग्नलिंग डिवाइस होता है कि जब कभी भी रस्सा गलती से भी इससे टकराएगा, ज्यादा अगर बेंडिंग हुआ, मतलब कि ज्यादा अगर लूज हुआ रस्सा आपका, तो उस केस में क्या होगा, ये इससे टकराएगा और पूरा का पूरा इंजन बंद हो जाता है। जैसे कि देख सकते हो, एक रस्से, इस वाले रस्से के लिए यहाँ पे रोप सॉकेट लगा है और ये वाले रस्से के लिए यहाँ पे रोप सॉकेट लगा हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें आप देख पा रहे होंगे, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। जितना हो सका उतना समझाने का फोटोज की मदद से। चलिए इसको थोड़ा छोटू कर लेते हैं ताकि दिखने में अच्छा लगे। भाई ये देखिए, अब ये पूरा सेटअप है आपका, है ना। ये यहाँ पे आपका पूरा का पूरा ये क्या है, ये है भाई आपका वो क्या बोलते हैं, डिटैचिंग हुक, है ना। ये यहाँ पे अटकता है, केज आपका जाके किस पे अटक जाता है, सपोर्टेड रहता है। ये पूरा का पूरा आपका केज सेफ्टी डॉग्स पे जो है तो सपोर्टेड रहता है, ठीक है। और ये आपके केज चेन सिंगल लिंक्ड, है ना। और ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट हो गया। तो ये सब कुछ एक दूसरे से सपोर्टेड रहते हैं और ये सेफ्टी डॉग्स की मदद से क्या है, लटक रहा है आपका केज, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। ए भाग देता है यार। चलिए लास्ट टॉपिक है कैप्स। कैप्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये आपके होते हैं कैप्स, इनको कैप्स कहा जाता है। ये दो तो कैप्स है। अब ये क्या है, ये हिस्सा क्या है, ये आपका केज का बॉटम है, ये पोर्शन इतना केज का बॉटम है, ठीक है। ये भी ये होगा, ये भी ये केज का बॉटम हो गया। अब क्या करते हैं, केज जब नीचे से ऊपर आता है, ठीक है, तो हम केज को ये जो बैंकिंग इससे थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं, है ना, इतनी हाइट पे मान लो लाए। फिर उसके बाद क्या करते हैं, लीवर की मदद से हम कैप को अप्लाई करते हैं, ठीक है, कैप्स को लगा देते हैं। फिर उसके बाद धीरे से इन कैप्स के ऊपर क्या कर देते हैं, केज को रख देते हैं, ठीक है। अब जब हमें क्या होता है, केज को अंदर भेजना होता है, तो हम केज को फिर से थोड़ा सा उठाएंगे। फिर उसके बाद लीवर्स को खींच के वापस से कैप्स को पीछे की तरफ ले जाएंगे और उसके बाद केज को फिर अंदर ले जाते हैं और फिर लीवर से वापस से कैप्स को क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। तो कैप्स का इस्तेमाल बेसिकली किस लिए किया जाता है, ताकि एक बराबरी पे आपका ये जो है तो केज खड़ा रहे, पहली चीज। दूसरा भाई, अगर केज में से कोई बंदा उतरेगा तो केज इधर उधर भागेगा, तो केज किसी चीज के ऊपर आराम से रेस्ट करे, रखा रहे। वो रखा रहेगा किसी चीज के ऊपर तो वो इधर उधर भागेगा नहीं, मूव नहीं करेगा। क्या पता बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी यहाँ से उतरना चालू किए जल्दीबाजी में कि मोहित घर जाए का है ना, बीवी बच्चों के साथ खेलना कूदना है। तो उस केस में भाई ये केज क्या होगा, अगर कैप्स नहीं होंगे, सपोर्टेड नहीं रहेगा, तो केज तो इधर की तरफ भाग ले, है ना, इधर उधर डोलेगा। एक आध दो हो सकता है तरह चू जाए केज के उसके शाफ्ट के अंदर, है ना। तो ये चीज ना होने पाए इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है कैप्स का, ठीक। अब चलिए आते हैं अपने रेगुलेशन पे। रेगुलेशन नंबर 76, अपॉइंटमेंट ऑफ वाइंडिंग इंजन मैन। वाइंडिंग इंजन मैन का अपॉइंटमेंट, अब देखो सीधे सीधे बोलता है कि जिसके पास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट नहीं है उसे वाइंडिंग इंजन मैन आप नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब ये रेगुलेशन कहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, ठीक है।
ये रेगुलेशन ऐसी जगह, ऐसी वाइंडिंग इंजन में अप्लाई नहीं होता है जो कि अगर इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग इंजन है तो उस इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग इंजन का जो पावर, हॉर्स पावर है वो 30 HP से कम का है, तो उस केस में ये रेगुलेशन अप्लाई नहीं होता। कोई भी बंदे को आप वाइंडिंग इंजन मैन एज अ वाइंडिंग इंजन मैन अपॉइंट कर सकते हो। या फिर अगर कंप्रेस्ड एयर वाइंडिंग इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है और उसमें जो सिलेंडर्स का साइज है कंप्रेस्ड एयर को इकट्ठा करने के लिए, वो सिलेंडर्स के जो डाया है 18 सेंटीमीटर से कम है, तो उस केस में भी आप जो बंदे को रखोगे वो वाइंडिंग इंजन मैन सर्टिफिकेट, इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट कंपलसरी नहीं है उसके लिए, मतलब कि ये रेगुलेशन अप्लाई नहीं होता है। CMR 1957 में आपको दिया था कि फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास पहले होता था, इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट होते थे, ठीक है। तो जो पुराने हैं जिनके पास CMR 1957 के अनुसार फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट है, तो CMR 2017 के अनुसार जो रेगुलेशन नंबर 11 में मतलब की जो लिस्ट दी है अलग अलग सर्टिफिकेट्स की, इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट्स की जो बात की है, ये माना जाएगा 2017 के अनुसार, मतलब फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट्स को लागू माना जाएगा, ठीक है। उनके मतलब कि ये नहीं, कैंसिल नहीं होंगे सर्टिफिकेट जिनके पास पुराने सर्टिफिकेट्स हैं। हाँ, अब चीफ इंस्पेक्टर अगर कभी चाहता है कि इनमें से ऊपर वाले रेगुलेशंस जो हैं फॉलो नहीं किए जा सकते, प्रैक्टिकेबल नहीं है, तो उनमें राइटिंग में वो कुछ चेंजेस दे सकता है कि हाँ ये चेंजेस आप कर सकते हो, ठीक है। रिलैक्सेशन दे सकता है कि चलो ठीक है यार मत करो, इतना ज़्यादा मत फॉलो करो, ठीक है। यहाँ से इनडायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लो कि आपको मतलब कि आपके पास कोई दिक्कत आ गई कि आप इंजन ड्राइवर नहीं रखते, इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट होल्डर को ऐसा इंजन ड्राइवर नहीं रख सकते, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस भरपूर है, बस उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो उस केस में आप किससे परमिशन लेंगे? रीजनल इंस्पेक्टर से, चीफ इंस्पेक्टर से, या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से? इस टाइप के भी क्वेश्चन यहाँ पे बना सकते हैं। तो नॉर्मल सी चीजें, ये सब चीजें थोड़ा बहुत आप याद रखिए, ठीक है। कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन पूछते हैं और कुछ नहीं। अब वाइंडिंग इंजन मैन के अलावा कोई भी दूसरा बंदा जो है तो वाइंडिंग इंजन को नहीं चलाएगा। हाँ, अगर इमरजेंसी का केस है तो उस केस में कॉम्पिटेंट पर्सन को चलाने की जो है तो परमिशन है, ठीक है। कॉम्पिटेंट पर्सन को चलाने की परमिशन है कि वो ऑपरेट कर सकता है, ठीक है। जो वाइंडिंग इंजन मैन का नाम होता है, ठीक है, जो वाइंडिंग इंजन मैन का नाम होता है उसका नाम वाइंडिंग इंजन रूम में जो है तो पोस्टेड रहना चाहिए। उसके साथ ही उसका जो ड्यूटी का समय है कि कितने समय तक वो ड्यूटी करेगा, वो चीज भी, उसका ड्यूटी का टाइम भी पोस्टेड वहां पे रहना चाहिए। रीजनल इंस्पेक्टर अगर चाहे तो वर्किंग आवर्स को घटा सकता है वाइंडिंग इंजन मैन के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम मतलब कि रीजनल इंस्पेक्टर से हम नहीं कर सकते हैं जैसा कि रमेश आप बोल रहे हो, है ना, क्योंकि ऊपर सीधे सीधे यही लिखा है कि चीफ इंस्पेक्टर रिलैक्सेशंस दे सकता है रेगुलेशन में, ठीक है। जब रेगुलेशन में रिलैक्सेशंस की बात आती है तब चीफ इंस्पेक्टर देता है ना। जब कहीं रेगुलेशन के भीतर रहकर काम करना होता है तो वहां पे आप रीजनल इंस्पेक्टर से परमिशन लेते हो। जैसे कि यहाँ पे वाइंडिंग इंजन मैन की वर्किंग आवर्स को घटाना है तो रीजनल इंस्पेक्टर से बात कर लो कि चलो बहुत थकावट वाला काम है, वर्किंग आवर्स को घटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये वर्किंग आवर्स 5 घंटे से कम भी नहीं कर सकता है रीजनल इंस्पेक्टर। अब ये आप वाइंडिंग इंजन रूम देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये आपका वाइंडिंग इंजन, इस टाइप के कुछ होते हैं वाइंडिंग इंजन रूम्स। ये आपका वाइंडिंग ड्रम, डेप्थ इंडिकेटर। ओ यार बड़ा धीरे चल रहा है। अब आता है रेगुलेशन नंबर 77, न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशंस। अगर कभी ऐसा होता है कि कोई नया वाइंडिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है या फिर मतलब कि उस वाइंडिंग सिस्टम का इस्तेमाल बंदों को ऊपर नीचे ले जाने के लिए होगा, तो उस केस में जो ओनर, एजेंट और जो मैनेजर है वो क्या करेंगे, चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को 60 दिन पहले, जब भी ये इंस्टॉलेशन करना होगा, नया वाइंडिंग इंजन सेटअप करना होगा, उसके 60 दिन पहले इनको क्या करना पड़ेगा, चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को नोटिस भेजना पड़ेगा, ठीक है। अगर वाइंडिंग इंजन का शिफ्टिंग हो रहा है, मतलब कि वाइंडिंग इंजन का नया इंस्टॉलेशन तो नहीं हो रहा, लेकिन वाइंडिंग इंजन को आप क्या कर रहे हो, अपनी माइंस में या फिर एक माइन से दूसरी माइंस में शिफ्टिंग का काम कर रहे हो,
वो न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन तो नहीं, लेकिन फिर भी आप कर रहे हो तो बोल रहा है रेगुलेशन में कि भैया इसको न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन कंसिडर किया जाएगा। ये नहीं कि आप पुराने वाले को इधर से उधर शिफ्ट कर रहे हो तो आप उसको न्यू वाइंडिंग इंजन कंस्टॉलेशन नहीं क्या कंसिडर करोगे, आपको कंसिडर करना पड़ेगा एज अ न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन। अगर इनमें किसी प्रकार के चेंजेस करने होते हैं तो आपको चीफ इंस्पेक्टर से बात करनी होगी। तो यहाँ से भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी बात बोल देगा और बोलेगा किससे परमिशन लेना है, तो हम चीफ इंस्पेक्टर से हमें परमिशन लेना होगा। अब बात करते हैं रेगुलेशन नंबर 78 की, जिसमें कि बोलता है कंस्ट्रक्शन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ वाइंडिंग इक्विपमेंट्स। वाइंडिंग इक्विपमेंट्स जो है तो उनका कंस्ट्रक्शन किस टाइप का होना चाहिए। तो देखो जहाँ पे भी वाइंडिंग इंजन बैठा हो ना, उसका फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा रिजिड होना चाहिए। फाउंडेशन रिजिड इन द सेंस क्या मतलब कि भाई पंप बैठाते हो, पंप बैठाने के पहले एक बढ़िया सा फाउंडेशन बनाते हो कंक्रीट का, उसके ऊपर बढ़िया नट बोल्ट कस देते हो, पंप को लगा देते हो, ठीक है। तो इस टाइप का रिजिड फाउंडेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, फाउंडेशन बोलते हैं। कंक्रीट ईंट की मदद से हम जो बेस बनाते हैं इनको रखने के लिए, ठीक है। तो फाउंडेशन इनका बहुत ही मजबूत होना चाहिए। वाइंडिंग इंजन का यूज कैसे करना है ये कौन स्पेसिफाई करता है, चीफ इंस्पेक्टर स्पेसिफाई करता है। ये कैसे यूज करना है, क्या क्या चीजें आप यूज कर सकते हो, वो सारी चीज इंस्पेक्टर स्पेसिफाई करेंगे उस पर्टिकुलर जगह का। हाँ, अब फ्लीट एंगल कभी भी 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। फ्लीट एंगल दो होते हैं, एक तो राइट फ्लीट एंगल और एक लेफ्ट फ्लीट एंगल आपका होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये आपका ड्रम है, ये आपका ड्रम, यहाँ पे आपका पुली लगा हुआ है ऊपर, ठीक है। अब ये रस्सी का जो सेंटर पॉइंट है वो यहाँ पे आके रुक रहा है, ठीक है। अब यहाँ से 1.5 डिग्री से ज़्यादा ये जाना नहीं चाहिए आगे, और इधर से भी 1.5 डिग्री से ज़्यादा की दूरी पर ये नहीं जाना चाहिए। पता चला कि यहाँ तक पहुँच गया तो इससे क्या होगा, ये पुली में से नीचे गिर जाएगा। अब देखो ये एकदम एंड पे पहुँच चुका है दोनों ही डायरेक्शन में, ठीक है। तो दोनों ही डायरेक्शन में 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं चाहिए। पुली बोल लो, शीप बोल लो, कुछ भी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ड्रम का डाया कितना होना चाहिए। अब ऐसे ड्रम्स जो कि 25 अक्टूबर 1955 के पहले के रखे, मतलब ड्रम का इंस्टॉलेशन वाइंडिंग इंस्टॉलेशन है, उनमें जो ड्रम का इस्तेमाल हो रहा है, तो उन ड्रम्स का डाया रोप के डाया से 80 गुना, कम से कम 80 गुना ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे वाइंडिंग इंस्टॉलेशंस जो कि 25 अक्टूबर 1955 के बाद हुए हैं, तो उनके जो ड्रम का डाया होना चाहिए वो रोप के डाया से 100 गुना ज़्यादा, कम से कम 100 गुना ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब रोप के ड्रम्स का जो डाया है उसमें अगर किसी भी प्रकार का आपको रिलैक्सेशन चाहिए, या शीव्स या फिर पुली के डाया में आपको किसी प्रकार का रिलैक्सेशन चाहिए, तो आप किससे बात करोगे, चीफ इंस्पेक्टर से बात करोगे। चीफ इंस्पेक्टर के डिसीजन के लिए हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। जो ग्रूव्स होते हैं, जो खांचे होते हैं शीव्स और पुलिस के वाइंडिंग इंस्टॉलेशन में, वो रोप के डाया को सूट करना चाहिए। मैं आपको साउंड प्रॉब्लम कर रहा है अभी, ठीक है। नहीं ठीक है। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो ग्रूव्स हैं, जो मतलब कि आपके खांचे हैं पुलिस के, उनका डाया कितना होना चाहिए। स्टैंडर्ड के लिए भी, नॉन स्टैंडर्ड रोप्स के लिए भी बता चुका हूँ। अब एवरी पुली और शीव यूज्ड शैल रोटेट इन वर्टिकल प्लेन। आप जिस भी पुली का इस्तेमाल करते हैं वो हमेशा वर्टिकल प्लेन में ही रोटेट होना चाहिए। मतलब कि विष्णु जी का चक्र नहीं होना चाहिए, सीधी बात है ना। उनका चक्र ऐसे रोटेट करता था, हमारा ये जो चक्र है क्या है, पुली है, वो ऐसे रोटेट करना चाहिए, ठीक है। चलो अगला रेगुलेशन है रेगुलेशन नंबर 79, फिटिंग्स ऑफ वाइंडिंग इंजन। वाइंडिंग इंजन की क्या क्या है, चलो थोड़ा सा ही बचा है, ज़्यादा नहीं बचा है। सबसे पहला फ्लैंचेस, ठीक है। फ्लैंच प्रोवाइड करा के रखना है ताकि स्लिपिंग और कोइलिंग ना हो, अनइवनली कोइलिंग ना हो, मतलब कि एक दो से इधर उधर कॉइल हो जाए, है ना।
अच्छे से इनका मतलब कि जो कॉइलिंग मतलब क्या है, ड्रम में जो लपेटा जाता है रोप्स का, वो अच्छे से लपेट जाए, है ना। चीज हमें देखने, इसलिए हमें फ्लैंचेस कराने हैं। फ्रिक्शन वाइंडर के अलावा, है ना, फ्रिक्शन वाइंडर के अलावा जो रोप के एंड्स हैं, है ना, उन्हें हमें इस तरीके से सिक्योरली फिक्स करना है कि अनयूजुअली स्ट्रेन न प्रोड्यूस रोप में, ठीक है। मतलब कि क्या होता है कि रोप जो है तो बेसिकली देखो, एक तो रोप आप क्या कर सकते हो, रोप में एक ऐसे चीज वेट हम लगाते हैं, है ना, शायद मैंने अगले पार्ट में ये चीज इंक्लूड करके रखी है। तो हम यहाँ पे रोप के नीचे क्या लगा के रखते हैं, चीज वेट लगा के रखते हैं, है ना, और एक तरफ केज होता है कभी कभार, तो ये करता है, ये खींच के रखता है, ठीक है। तो रोप जो है तो इस तरीके से हमें फिट करके रखना है कि इसमें बेमतलब का जो स्ट्रेन है, जो स्ट्रेस, वो नहीं प्रोड्यूस होना चाहिए, है ना, मतलब कि तनाव नहीं आना चाहिए इसके ऊपर। ऐसे तनाव आने चाहिए, मतलब कि फालतू के तनाव इसके ऊपर आएंगे तो रोप के टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। हाँ, अब ये बोलता है कि अगर आपका केज, जब कभी भी आपका केज सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे पहुंचता है, ठीक है, सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे पहुंचता है, उस समय ड्रम में, ठीक है, ये आपका है हो गया, ये आपका केज सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे, यहाँ सरफेस का क्या रखा हुआ है, ड्रम रखा हुआ है। तो ड्रम में जो रस्सी लपेटी रहती है उसको हम नंबर ऑफ टर्न्स में काउंट कर लेते हैं, कितने टन रस्सी लपेटी है, ठीक है। तो कम से कम कितनी रस्सी, जब ये सबसे नीचे के डेकिंग लेवल पे पहुंच जाए ना, तो केज वहां बैठा रहे, तो उस समय रस्सी यहाँ पे कम से कम कितने चक्कर रस्सी होनी चाहिए, कम से कम रस्सियों की 2 टर्न्स तो होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 2 टर्न्स तो होने चाहिए रस्सियों के, ठीक है। जब आपका केज शाफ्ट के सबसे लोवेस्ट वर्किंग पॉइंट पे होता है। अब आपका जो ड्रम है या ड्रम शाफ्ट है, उसमें कम से कम एक या एक से अधिक ब्रेक्स आपको प्रोवाइड कराने हैं, ठीक है। वो केजेस को जो अलग अलग डायरेक्शन में जो 2 केजेस हैं उनको होल्ड करने में मदद करेगा। अगर कभी एक केज, ठीक है, और अगर आप एक केज का इस्तेमाल करते हैं तो उस केज को कहीं पर बीच में, उस केज को बीच में, लोडेड केज को अगर आपको शाफ्ट के बीच में कहीं रोक के रखना है, टांग के रखना है, तो उस केस में भी ब्रेक्स आपकी मदद करेंगे। तो ब्रेक्स आपकी 2 चीजों में मदद करते हैं कि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में अगर केजेस चल रहे होते हैं तो उनको होल्ड करने में मदद करता है, पहली चीज। जो दूसरी चीज क्या कि लोडेड के अगर सिंगल केज आप यूज कर रहे हैं अपनी माइंस में, तो उस सिंगल केज को अगर शाफ्ट के बीच में कहीं पे भी लोडेड केज को अगर होल्ड करके रखना है तो उसको भी होल्ड करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप के ब्रेक्स आपको इस्तेमाल करने हैं। अब आपका एक ब्रेक तो इनमें से कम ऐसा होना चाहिए कि हर वक्त ऑन पोजीशन पे हो, हर वक्त वो ऑन पोजीशन पे हो, मतलब कि जैसे ही कोई भी दिक्कत आई वो खट्ट से वो ब्रेक लग जाए, है ना, वो हर वक्त ऑन रहना चाहिए, ठीक है। अब अगर आपके माइंस में इस टाइप के ब्रेक्स हो रहे हैं, ब्रेक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि पावर ऑपरेटेड है, ठीक है, तो एक ब्रेक तो ऐसा होना चाहिए, कम से कम एक ब्रेक तो ऐसा होना चाहिए जो कि ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाए, है ना। भाई आपके सारे के सारे ब्रेक्स पावर ऑपरेटेड है, मान लो पावर सप्लाई फेल हो गया, लाइट गोल हो गई, तो क्या होगा, सब तो गड़गड़ा के नीचे चले जाएंगे, ब्रेक्स ही नहीं लगेंगे। तो आपका एक ब्रेक ऐसा होना चाहिए कि अगर पावर सप्लाई फेल होती है तो वो खट से वो ब्रेक अप्लाई हो जाए तुरंत ही, ठीक है। वाइंडिंग इंजन्स, ऐसे वाइंडिंग इंजन जो कि स्टीम या फिर कंप्रेस्ड एयर से चलते हैं, तो उनमें हम स्क्रू स्टॉप वाल्व का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। स्क्रू स्टॉप वाल्व मतलब कि जैसे नल की टोटी होती है ना, उसमें जो वाल्व होता है वो स्क्रू स्टॉप वाल्व कहलाता है, ठीक है। तो इंजन के जो वाल्व्स हैं, वाल्व्स मतलब कि जो ओपनिंग्स होती हैं, जो कि मतलब खुलना बंद होने का काम होता है, हवा को अंदर बाहर ले जाने का जो काम होता है, उसको हम वाल्व कहते हैं। तो इंजन के वाल्व्स जो हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम कभी भी स्क्रू स्टॉप वाल्व का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस इतना सा चीज याद रखना, क्योंकि अब ये मैकेनिकल का पोर्शन यहाँ पे आ जाता है। एवरी इंजन शैल बी इक्विप्ड विद डेप्थ इंडिकेटर, हर एक इंजन में क्या लगा होना चाहिए, डेप्थ इंडिकेटर लगा होना चाहिए।
वाइंडिंग इंजन में ऑटोमेटिक डिवाइसेस लगे होने चाहिए, है ना, जो कि क्या करेंगे, ऐसे ऑटोमेटिक डिवाइसेस, क्या इन ऑटोमेटिक डिवाइसेस का काम क्या होगा, जब भी ड्रम में 2 रेवोल्यूशन से कम, है ना, मतलब कि मान लो आपका जो केज है, आपका केज ऊपर की तरफ आ रहा है शाफ्ट के टॉप की तरफ, अब 2 रेवोल्यूशन ड्रम में, मतलब रस्सी के 2 रेवोल्यूशन, मतलब रस्सी का एक रेवोल्यूशन ये, रस्सी का दूसरा रेवोल्यूशन भी इतना ही, तो लगभग रस्सी की लंबाई इतनी हो गई। तो अब ये आपका शाफ्ट का टॉप है, केज यहाँ पे है, अब दूरी कितनी बची है, ये रस्सी के 2 रेवोल्यूशन से कम की दूरी अब बची हुई है, ठीक है, इससे ये 2 रेवोल्यूशन जो हमने देखे थे, तो इतनी दूरी से कम दूरी बची हुई है। तो जब इतने से कम दूरी बचे, तो ये ऑटोमेटिक डिवाइसेस क्या करेंगे, वाइंडिंग इंजन रूम में घंटी बजाना चालू कर देंगे कि आपका केज आ गया है ऊपर, ठीक है। अब डेप्थ इंडिकेटर की टेस्टिंग की जाती है, ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि डेप्थ इंडिकेटर की टेस्टिंग कब की जाती है। तो जब भी हम कोई भी एडजस्टमेंट करते हैं वाइंडिंग इंजन में या फिर अपने केज वगैरह में, तो उस केस में हम क्या करते हैं, डेप्थ इंडिकेटर की टेस्टिंग करते हैं। दूसरा केस ये होता है कि वाइंडिंग रोप में जब कभी भी कोई रिप्लेसमेंट होता है, तो उस केस में, है ना, या फिर वाइंडिंग रोप का जब हम रिप्लेसमेंट करते हैं, तब भी हम डेप्थ इंडिकेटर की टेस्टिंग करते हैं। तो 2 केसेस में हम डेप्थ इंडिकेटर की टेस्टिंग करना हमारे लिए कंपलसरी हो जाता है। लास्ट रेगुलेशन आज के लेक्चर का, रेगुलेशन नंबर 80, शाफ्ट फिटिंग्स। अब ये रेगुलेशन नंबर 80 कहाँ अप्लाई होता है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे शाफ्ट जो कि ऑलरेडी वर्किंग कंडीशन में है। जैसे ऐसे शाफ्ट जो कि जिनका सिंकिंग चल रहा है, जो कि अभी बन रहे हैं, उन शाफ्ट में ये रेगुलेशन अप्लाई नहीं होता है। अब शाफ्ट फिटिंग्स की अगर हम बात करें तो हमें क्या क्या प्रोवाइड कराना होता है, एक तो सिग्नलिंग सिस्टम प्रोवाइड कराना होता है टॉप और शाफ्ट के टॉप और बॉटम के बीच में, ठीक है, शाफ्ट के टॉप एंड बॉटम के बीच में, या फिर कोई भी अदर परमानेंट लैंडिंग के बीच में। शाफ्ट के टॉप या फिर कोई भी दूसरा अगर इनसेट है ना, तो वहां उसके बीच में हमें सिग्नलिंग सिस्टम प्रोवाइड कराना है। अब जितने भी सिग्नलिंग सिस्टम, 2 अगर सिग्नलिंग सिस्टम हम प्रोवाइड करा रहे हैं, तो 2 में से एक कैसा होना चाहिए, ऐसा सिग्नलिंग सिस्टम होना चाहिए जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता हो, ठीक है। तो ये चीज याद रखें। शाफ्ट मतलब शाफ्ट में हमें सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए भी इफेक्टिव मींस जो है तो प्रोवाइड कराना चाहिए, ठीक है, ताकि शाफ्ट के टॉप से वाइंडिंग इंजन मैन को क्या किया जा सके, सिग्नलिंग दिया जा सके, ठीक है। और सारे के सारे सिग्नल्स या तो मैकेनिकल तरीके से होने चाहिए, ट्रांसमिट होने चाहिए, या तो इलेक्ट्रिकल तरीके से ट्रांसमिट होने चाहिए, ठीक है। हाँ, अब सिग्नलिंग कोड ऑफ सिग्नल्स क्या है, अगर 1 घंटी बजी तो इंजन को रोक दो, अगर इंजन चल रहा है तो इंजन को रोक दो। अगर 1 घंटी बजी तो मतलब कि इंजन अगर रुका हुआ है और तब 1 घंटी बजे तो इंजन को ऊपर उठाना चालू कर दो। 2 घंटी बजती है तो इंजन को नीचे भेजना चालू कर दो। अगर 3 घंटी बजती है तो मतलब आदमी लोग चढ़ने के लिए रेडी हैं, ठीक है। और फिर 3 घंटी बजती है रिप्लाई में सामने वाले से, ठीक है। अब भाई ऊपर नीचे वाले आपस में बात कर रहे हैं, अब 3 घंटी फिर बजाई गई, रिप्लाई दिया सामने वाले ने कि ठीक है आदमियों को अंदर बैठा दो, मैं इंजन चालू कर रहा हूँ, है ना, इंजन रूम से बोल देगा 3 घंटी बजा के, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिए। अब आती बात गाइड्स की। गाइड्स को हम इस्तेमाल करना है, ठीक है, अपने जितने भी शाफ्ट हैं उन सभी शाफ्टों में गाइड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जो केज है वो सेफ तरीके से, स्मूथ तरीके से अंदर बाहर जा सके, ठीक है। टॉप मोस्ट लैंडिंग के ऊपर हमें डॉग्स प्रोवाइड कराने हैं ताकि केज को वो होल्ड करके रख सके, ये तो मैं बता ही चुका हूँ। फ्रिक्शन वाइंडर्स के अलावा शाफ्ट के जितने भी टॉप हैं, है ना, उनमें हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन वाइंडर्स के अलावा हमें कैप्स का इस्तेमाल करना है, जो कि लीवर की मदद से उन्हें ऑन पोजीशन पे लाया जाता हो। ये भी कैप्स के बारे में भी बता चुका हूँ, ठीक है, कैसे काम करता है। अब बात करते हैं ऑटोमेटिक इंडिकेटर की। ऑटोमेटिक इंडिकेटर क्या करता है, कैप्स की और प्लेटफॉर्म्स की पोजीशन शो करता है। तो हमारे शाफ्ट फिटिंग्स में ऑटोमेटिक इंडिकेटर्स भी होने चाहिए। अब बात करते हैं प्रोटेक्टिव रूफिंग की। प्रोटेक्टिव रूफिंग क्या करता है, देखो एक होता है कि मतलब कि हम क्या करते हैं, पूरे शाफ्ट में एक ऐसे
छत बना देते हैं, आर्टिफिशियल छत बना देते हैं, है ना। और इनमें हम क्या करते हैं, जैसे बीच बीच में छोटे से छेद प्रोवाइड करा देते हैं ताकि केज इसके यहाँ से अंदर बाहर आ सके। ये छत बनाने का फायदा क्या है कि कोई भी चीज ऊपर से नीचे गिरेगी तो यहाँ पे आके अटक जाएगी। कोई बंदा अगर नीचे होगा तो पुचुक से करके उसकी खोपड़ी नहीं फाड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज इसलिए हमें प्रोटेक्टिव रूफिंग प्रोवाइड करानी चाहिए। अब देखो बोलता है तो बट द गैप both vertical and horizontal between the protective roofing and the top of the cage, ठीक है। जब केज आपका शाफ्ट के बॉटम में होता है तो जो वर्टिकल गैप है, ठीक है, प्रोटेक्टिव रूफिंग और केज के टॉप के बीच में, ये वर्टिकल जब केज आपका कहाँ है, शाफ्ट बॉटम में, तो ये जो गैप है ये कम से कम, है ना, मतलब कि 15 सेंटीमीटर से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ये गैप 15 सेंटीमीटर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ये चीज बोल रहा है आपको। अब चलिए अब देखते हैं कि गाइडलाइंस क्या दी गई हैं सीआईएम के द्वारा, चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा गाइड रोप्स के यूज से रिलेटेड, है ना। पहली चीज तो कितने गाइड रोप्स यूज होंगे, है ना, चीफ इंस्पेक्टर द्वारा ये सब बताया गया है। तो गाइड रोप्स कितने यूज होने चाहिए, 4 गाइड रोप्स यूज होने चाहिए। ये केज के चारों कॉर्नर्स पे लगे होने चाहिए। कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें किस टाइप का गाइड रोप होता है, गाइड रोप या तो 6/1 हाफ लॉक्ड, हाफ 6/1 का होता है, या फिर हाफ लॉक्ड कॉइल वाला जो है तो गाइड रोप हम यूज करते हैं। अगर वाटरी शाफ्ट है ना, ऐसा शाफ्ट है जहां पे पानी बहुत ज्यादा, पानी का रिसाव बहुत ज्यादा है, तो वहां पे हाफ लॉक्ड टाइप का हम रस्सा यूज करना हमारे लिए कंपलसरी हो जाता है। अब जो गाइड रोप्स का डाया है, किस डाया का गाइड रोप किस तरह के शाफ्ट में हम यूज करेंगे। अगर शाफ्ट की डेप्थ 50 मीटर तक है ना, 50 मीटर या उससे कम है, तो उस केस में जो गाइड रोप का डाया कम से कम हम यूज करेंगे वो करेंगे 29 mm का, और यहाँ पे आप 6/1 वाला गाइड रोप भी यूज कर सकते हैं। अगर शाफ्ट की डेप्थ 50 मीटर से 250 मीटर तक है तो उस केस में 6/1 का 32 mm का आपको कम से कम डाया वाला गाइड रोप यूज करना है। और अगर आप हाफ लॉक्ड कॉइल का यूज कर रहे हैं तो उसका डाया कम से कम 29 mm होना चाहिए। तो इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स आप याद कर सकते हो, कोई खास दिया नहीं है इसमें, है ना। ये गाइड रोप टेंशन मेरे को थोड़ा सा डाउट है, तो इसको मैं एक बार क्लियर करके फिर मैं आपको बता दूंगा। बाकी ये वाला पॉइंट आप याद रख सकते हो कि 500 मीटर की डेप्थ तक, 500 मीटर की डेप्थ तक बोलता है हर एक 100 मीटर पर, हर एक 100 मीटर पर हम जो गाइड रोप्स का जो वेट है वो हमें कितना मान के चलना है, 1.25 टन मान के चलना है, ठीक है। गाइड रोप्स का जो वेट है, मतलब कि जो टेंशन प्रोवाइड कराना है हमें गाइड रोप्स में, वो हर एक 100 मीटर पर 1.25 सम टेंशन प्रोवाइड कराएंगे। टेंशन क्यों प्रोवाइड कराना है गाइड रोप्स में, अरे गाइड रोप्स लगा के रखे हो यार तो केज इधर उधर लेके भागना चलेगा गाइड रोप्स को। तो गाइड रोप्स अगर आप एकदम टेंशनाइज्ड करके रखोगे, मतलब कि एकदम कोई वजनदार चीज अगर रस्से के नीचे बांध दोगे तो रस्सा एकदम सीधा रहेगा। तो हर 100 मीटर पे आपको 1.25 टन प्रोवाइड कराना है, ठीक है। ये वाला थोड़ा मेरे को डाउट है तो मैं बाद में क्लियर करके बता दूंगा आपको। गाइड रोप्स की अगर हम स्टोरेज की बात करें तो अगर रील्ड कंडीशन में, मतलब कि गाइड रोप्स अभी तक यूज ही नहीं हुए, स्टोरेज में आपके रखा हुआ है ना, तो उसे हमें कितना रखना है, किस तरह रखना है, शेड के अंदर रखना है, बाकायदा कवर करके। हाँ, और कोई भी गाइड रोप 2 साल से ज्यादा समय के लिए नहीं रखा जाएगा स्टोरेज में, ठीक है। अगर मेंटेनेंस की बात करें, गाइड रोप्स के मेंटेनेंस, तो उसके लिए आपको संप जो है तो हमेशा साफ सुथरा रखना है, क्योंकि जंग लग सकती है भाई। क्योंकि देखो ये आपका शाफ्ट बॉटम है, ठीक है, ये आपका शाफ्ट बॉटम है इतना, ठीक। अब यहाँ पे ये तो आपका डेकिंग लेवल हो गया, इनसेट पॉइंट कुछ भी बोल लो, यहाँ पे तो जाके रुक जाता है ना। लेकिन इसके नीचे क्या है, पानी भरा हुआ है पूरा, और यहाँ पे गाइड रोप्स डूबे हुए होते हैं एकदम से, ठीक है। तो इसको संप कहा जाता है। तो संप को जो है तो हमें रेगुलर साफ करते रहना ताकि गाइड रोप्स में जंग ना लगे।
गाइड रोप्स को समय समय पे लुब्रिकेशन होना चाहिए। अगर शाफ्ट ड्राई है तो उसको केस में गाइड रोप्स की लुब्रिकेशन मतलब कि उसमें लुब्रिकेशन मतलब कि ग्रीस वगैरह लगाने, ग्रीसिंग वगैरह हर महीने होगी। ठीक है, गाइड लुब्रिकेंट ऐसा यूज होना है जो कि एसिड फ्री हो। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आसानी बन सकते हैं। ठीक है, जितने भी गाइड रोप्स हैं उनका इंस्पेक्शन कितने समय में एक बार होगा? महीने में एक बार हर एक गाइड रोप्स का इंस्पेक्शन होना चाहिए। ठीक है, अब कहाँ कहाँ पे गाइड रोप्स का कौन कौन सा हिस्सा आप इंस्पेक्शन करोगे? ऊपर से लेके नीचे तक पूरा करोगे? नहीं, जहाँ पे आपका जो लैंडिंग पॉइंट है, केज जहाँ पे रुकता है, वहां पे आप गाइड रोप्स चेक करोगे। जहाँ पे कि आपका गाइड रोप्स जो है एग्जॉस्ट वाला जो वेंटिलेशन सिस्टम है उससे टच में आ रहे हैं। ठीक है, टॉप पे और बॉटम पोर्शन पे। ठीक है, और कहीं पर अगर आपको मतलब गाइड रोप्स में जैसे ट्रैवल कर रहे हैं तो कहीं पर अगर आपको करोजन दिख रहा है, मतलब कि जंग लगा हुआ दिख रहा है या फिर टूटा फूटा दिख रहा है, तार दिख रहे हैं गाइड रोप्स में, तो वहाँ पे भी आपको क्या करना है? आपको जो है तो एग्जामिनेशन करना है उस पोर्शन का। अब देखिए, डिस्कार्ड नॉर्म्स मतलब कि किस रस्से को आप रिजेक्टेड बोलोगे, किस गाइड रोप को आप रिजेक्टेड बोलोगे। अगर रोप का आउटर डाया जो है वो 15% उसमें क्या लग चुका है? जंग लग चुका है, उसके 15% हिस्से में जंग लग चुका है, या फिर जो बाहर के जो रॉड्स हैं, है ना, उन्होंने अपने पूरे टोटल डेप्थ का 1/3 डेप्थ जो है वो गंवा दिया है ना, घिस गया है या कट पिट गया है, या फिर रोप एकदम अनसेफ दिख रहा है, ब्रोकन वायर्स है, मतलब टूटे फूटे तार हैं, तो उस केस में आप जो है तो उस रस्से को या फिर गाइड रोप को रिजेक्टेड डाल दोगे। ठीक है, तो यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। तो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको मैं जब बना के दूंगा तो इनमें आपको ये सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड रहेंगे। बाकी आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और कोई डाउट हो तो आप मैसेज करके व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई दे दूंगा वहाँ पे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।